दोस्तों बढ़िया आईपीओ की बौछार चालू हो चुकी है। फिलहाल अभी IREDA इरेडा, राइट, ये वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाला इरेडा नहीं है दोस्तों, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाला दोस्तों इरेडा है, जहां पे हम अच्छा ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। तो दो बढ़िया आईपीओ, इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजी, तो दोनों ही कंपनी में हम 12-15% प्लस सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और इसी वजह से वैल्यूएशन ग्रोथ, दोनों में ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, कंसिस्टेंट डिविडेंड की उम्मीद रखेंगे दोस्तों। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ का रिव्यू हमने ऑलरेडी 8 महीने पहले दोस्तों पब्लिश कर चुके हैं, तो उसको वापस से हमने नहीं किया है। डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए एक वेल्थ क्रिएटर साबित हो सकता है। इरडा में क्या यहाँ पे भी हम 15% से ऐसा ग्रोथ उम्मीद कर पाएंगे? तो चलो दोस्तों, आज हम इरडा का पूरा ऑपरेशन करें। जो लोग ये जानने आए हैं किधर खुलेगा, क्या होगा, उनके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों, वो आपको ग्रे मार्केट से पता चल सकता है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और ह्यूज वेल्थ क्रिएशन कंसिस्टेंट अर्निंग के साथ दोस्तों पाना चाहते हैं। तो रेडी हो मेरे साथ दोस्तों? अगर रेडी हो तो चलिए दोस्तों इरडे का पूरा ऑपरेशन हम लोग करते हैं और जाने नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में हम इससे क्या उम्मीद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलते जाए। यस सो फ्रेंड्स, इट्स इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा का ये आईपीओ आपके सामने है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों 21 से 23 के तारीख में इसका इशू पीरियड है, पर इसकी चिंता मत करो दोस्तों। आईपीओ भरते हो, लगता है नहीं लगता है, इस जगह से बाहर निकल जाओ, भरो आईपीओ। लेकिन नहीं भी लगता है तो बाद में हम ले सकते हैं ना, राइट। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इन्वेस्ट करने को मिल रही है, कभी भी हम निवेश कर सकते हैं। प्राइस बैंड इन्होंने 32 रुपीज की रखी हुई है, तो 30-32 रुपए का दोस्तों एक शेयर की कीमत है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, राइट। दोस्तों अबाउट इरेडा, दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की एक कंपनी हुई जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास। दोस्तों ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस के साथ। इनके पास दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का 3.5 दशक से ज्यादा का दोस्तों अनुभव है। ये तब से रिन्यूएबल एनर्जी को में फाइनेंस कर रहे हैं जब रिन्यूएबल एनर्जी बिल्कुल इमर्ज हो रही थी। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हुई है उन लोगों के इमरजेंस के समय से दोस्तों ये कंपनी उनको फाइनेंसिंग कर रही है, तो बड़ा अच्छा खासा दोस्तों इनके पास अनुभव है। और ये कंपनी दोस्तों प्रायोरिटी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए है, राइट। तो इससे सीधा पता चलता है दोस्तों कि ये रिन्यूएबल एनर्जी का कोई डाउट नहीं है, जबरदस्त ग्रोथ होना है, तो इस ग्रोथ का फायदा आपकी इरेडा उठा सकती है। दोस्तों ये कंपनी जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है, जिसकी हमने बात की दोस्तों, टोटल क्रेडिट पावर फाइनेंसिंग की एनबीएफसी कंपनियों की करीबन 10 लाख करोड़ है। दोस्तों आने वाले समय में पावर फाइनेंस एनबीएफसी कंपनियों के ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, इंक्रीजिंग पावर डिमांड के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन और सस्टेनेबिलिटी गोल्स के कारण। दोस्तों यहां पे सरकार का जो टारगेट है 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर कैपेसिटी 2030 तक की, इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जिसमें सोलर या विंड आता है, यहां पे बढ़िया ग्रोथ की दोस्तों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑफर कितने की है ये भी बड़ी जरूरी है। दोस्तों ऑफर की साइज क्या है? टोटल आईपीओ दोस्तों करीबन 2200 करोड़ का है, 2150 करोड़ का, जिसमें 2 प्रकार से फंड रेजिंग होगी। एक है फ्रेश इशू, एक है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू यानी वो पैसा जो कंपनी के पास आएगा, कंपनी नए इक्विटी शेयर अलॉट करेगी करीबन 41 करोड़ के, जिससे 1300 करोड़ के आसपास का एक फंड रेज होगा जो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है फर्दर फाइनेंसिंग के लिए। ऑफर फॉर सेल है ये दोस्तों, जो अभी के प्रमोटर है, अभी के प्रमोटर कौन है? 100% सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों सरकार अपने स्टेक को कम करेगी, करीबन 27 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल में दिए जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास भी 861 करोड़ पैसा जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर रहो दोस्तों, करीबन 2200 करोड़ के इस आईपीओ में 1300 करोड़ कंपनी के पास आएंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, बराबर है दोस्तों। आने वाले समय में जो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ होने वाला है दोस्तों, इसके तहत करीबन 30 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से कुछ हद तक दोस्तों बैंक्स करेगी, कुछ आपकी एनबीएफसी कंपनीज करेगी। तो ये डिमांड जबरदस्त है, इनको पहुंचने के लिए दोस्तों फंडिंग भी चाहिए, राइट। तो दोस्तों अभी इरडा जो आईपीओ लेके आई है उनके फाइनेंशियल भी थोड़े हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल में जो सबसे पहले देखना चाहिए दैट इज इक्विटी। कंपनी का खुद का इक्विटी दोस्तों 2300 करोड़ के आसपास का है, जो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो। 2300 करोड़, 2285 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। दोस्तों ये खाली 785 करोड़ था 2020 में, पर कुछ और फंड इंफ्यूज किया था दोस्तों गवर्नमेंट ने, राइट। तो टोटल इक्विटी कैपिटल 2285 करोड़ की है
और कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स किए हैं, जिससे आज इनकी नेटवर्थ 6581 करोड़ की है। कंपनी धंधा कितना करती है दोस्तों? कंपनी का रेवेन्यू जो 2655 करोड़ का था 2021 में, वो बढ़ के 3482 करोड़ का हो चुका है। तो करीबन 3400 करोड़ का दोस्तों कंपनी सेल्स करती है, जिसमें पहले 6 महीने में इस साल ऑलरेडी 2300 करोड़ का सेल्स आ चुका है। तो ये साल भी दोस्तों बढ़िया ग्रोथ आना चाहिए। 4-1000 करोड़ के धंधे तक कंपनी इसी साल पहुंचनी चाहिए। धंधे के साथ आप देख सकते हो प्रॉफिट भी कंपनी के कंसिस्टेंट है। कंपनी 21, 22, 23 हर साल नए नए प्रॉफिट कर हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है और प्रॉफिट दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट 865 करोड़ के थे, जो कहते हैं कि कंपनी का मार्जिन भी दोस्तों बढ़िया है। दोस्तों ईपीएस 3.78 का लास्ट ईयर का था। तो आप अंदाजा लगा लो यहां से कि आप 3.78 तो लास्ट ईयर का है, इस साल करीबन 4 रुपए का तो ईपीएस उम्मीद करोगे ना। 32 रुपीज पे करके जब आपको 4 रुपया मिल रहा है, ये बताता है 10% प्लस यील्ड हुई। तो दोस्तों आईपीओ बिल्कुल बुरा नहीं है। 3 चीज समझ में आती है, ग्रोथ अच्छा है और अच्छा रहेगा, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, दैट्स ग्रेट, वैल्यूएशंस बढ़िया है दोस्तों। हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया है। दोस्तों बुक वैल्यू अभी की 29 रुपीज ऑलरेडी है, कुछ और फंड आएगा जिससे और बुक वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, राइट। 30 रुपए की बुक वैल्यू गिनो, 32 रुपए में आप ले रहे हो, तो मतलब बुक वैल्यू पे ही तो आप शेयर खरीद रहे हो। अगेन दोस्तों वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव। टोटल बोरोइंग इनके सर पे दोस्तों करीबन 40,000 करोड़ की है। दोस्तों कोई भी फाइनेंस की कंपनी को धंधा किधर से आता है? वो पैसा बोरो करते हैं और उसे हायर इंटरेस्ट पे दोस्तों आगे आगे फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो बोरोइंग हर फाइनेंस कंपनी पे होती है। 40,000 करोड़ के बोरोइंग में से ही तो इनको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, क्योंकि बोरो किया और उन्होंने एडवांसेस दिए, राइट। तो दिस इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, ऑल इज वेल। साथ में दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट देख ले। तो फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट में एक क्या होता है दोस्तों, एक सबसे बड़ी एसेट इनकी होती है इन्होंने दी हुई लोन्स। ये जितना ज्यादा एडवांसेस देंगे उतनी ज्यादा उनकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है। तो इस केस में अभी हमने देखा चलो बोरोइंग है, तो बोरोइंग को यूज किधर किया दोस्तों? इसी बोरोइंग पे आप देख सकते हो करीबन 47,000 करोड़ के इन्होंने ऑलरेडी एडवांसेस दिए हुए, जो इनके लिए 3,500 करोड़ के से 4,000 करोड़ के रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। रेवेन्यू यानी क्या? इनके केस में इंटरेस्ट इनकम। तो फर्स्ट इज व्हाट वी सॉ, एडवांसेस करीबन 47,000 करोड़ के हैं। उम्मीद रख सकते हैं ये साल खत्म होते होते 50,000 करोड़ तक के इनके एडवांसेस पहुंच जाएंगे। एडवांसेस तो हमने देखे, लायबिलिटीज में और क्या देख लेते हैं दोस्तों? ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने इक्विटी देखी कि प्रमोटर का कितना पैसा लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 2285 करोड़, राइट। इसके अलावा भी 2200 करोड़ से क्या होता है, इनको तो 50,000 करोड़ एडवांसेस देना है, तो फंड रेज तो करना पड़ेगा। इन्होंने किधर से रेज किया हुआ है दोस्तों? आप देख सकते हो दोस्तों, बोरोइंग्स, प्योर बोरोइंग 27,000 करोड़ के है। डेप्ट सिक्योरिटीज करीबन 11,500 करोड़ की है, और बाकी कुछ लायबिलिटीज 2-1,000 करोड़ की है। टूल मिला के इन्होंने फंड रेज किया और उसे एडवांसेस किए। जो कंपनी ने प्रॉफिट्स किए उससे अभी इनकी नेटवर्थ 6,500 करोड़ दोस्तों पहुंच चुकी है, राइट। सो ऑल वाज गोइंग वेल इन बैलेंस शीट्स। इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। अभी हमने ऑलरेडी एक ईगल्स आई व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था। ये दोस्तों इनकम स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो कंटिन्यू तौर पे इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ती जा रही है, राइट। कंपनी को करीबन 3,500 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हो रही है, जो बढ़ रही है। हम इसको कंटिन्यू बढ़ती हुई उम्मीद करेंगे। दोस्तों इस कंपनी का सबसे बड़ा खर्चा क्या है, मेजर कॉस्ट क्या है दोस्तों? कोई भी फाइनेंस की कंपनियों की मेजर कॉस्ट क्या होती है? अब इनका रॉ मटेरियल क्या हुआ फाइनेंस कंपनियों का? फंड रेज करेंगे, फंड आगे देंगे, तो इनका रॉ मटेरियल तो खुद दोस्तों फाइनेंस है। इन्होंने जो फंड बोरो किया उस पर करीबन दोस्तों आप देख सकते हो, अगर इनका टोटल कॉस्ट 2400 करोड़ का है, उसमें से 2100 करोड़ का कॉस्ट तो इनका फाइनेंस का है। तो सीधी बात है, जितना फाइनेंसिंग महंगा मिलेगा उतने इनके मार्जिन गिरेंगे। ये वो दौर चल रहा है जब फाइनेंसेस ऑलरेडी महंगे हैं। ऐसे समय पे दोस्तों जो अच्छे रेटिंग की कंपनीज होती है उनको ही अच्छे सस्ते फंड मिलते हैं। या मैं बता दूं दोस्तों आपको, इरेडा AAA रेटेड कंपनी है, तो ऑलरेडी इनको सस्ते तौर पे बोरोइंग तो मिलती ही है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया, ईपीएस बढ़िया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल थिंग्स। अब किस बेस पे दोस्तों मैं 32 रुपया पे करूं बेसिस ऑफ ऑफर? तो पहला होता है दोस्तों क्वालिटेटिव ऑफर। क्वालिटेटिव ऑफर में मैं आपको बता दूं दोस्तों, बढ़िया 3.5 दशक का इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये इकलौती कंपनी है जो ग्रीन फाइनेंस पे पूरा फोकस करती है। बाकी जो पीयर कंपनीज है, आरईसी हो गई, पीएफसी हो गई, पीएफएस हो गई, वो प्रॉपर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे फाइनेंस नहीं करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर आपका फोकस है, बहुत लोग पूछते हैं कोई कंपनी बताओ रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये ले लो। रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस तो ये करने वाले हैं, तो ये तो ग्रो करना ही है इन लोगों को, राइट। तो यस दोस्तों, इस बेस पे हम इनको अच्छी स्टार रेटिंग दे सकते हैं। पर ये खाली क्वालिटेटिव बात हुई, क्वांटिटेटिव बातें क्या है?
क्या सही में ये डिजर्व करते हैं? इन्होंने क्या ऐसा प्रूव किया है? हमने ऑलरेडी दोस्तों ईपीएस देखा, 4 रुपए के करीब का ईपीएस, 32 रुपए में 4 रुपया कुछ भी नहीं है, गुड वैल्यूएशन। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनके 15.5% के है, तो दैट्स अगेन ग्रेट। एनएवी 29 रुपया, अब देख सकते हो दोस्तों बुक वैल्यू भी बढ़िया है। तो ओवरऑल क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव फैक्टर हो, यस वी कैन बेट ऑन दिस कंपनी। पर पैसा लगाने से पहले पीयर कंपनी को जरूर देख लेना चाहिए कि दूसरी कंपनी इसी फील्ड में क्या कर रही है। तो ये इरेडा है जिनका क्रॉस लोन बुक 47,000 करोड़ का है। मैंने बताया दोस्तों 50,000 करोड़ ये पहुंच जाएंगे, पर ये 100% ग्रीन फाइनेंसिंग का फोकस है। जो दूसरी दो बड़ी पीयर ग्रुप की कंपनी हुई आरईसी और पीएफसी, अब आरईसी खुद पीएफसी की कंपनी है, राइट, सब्सिडरी है। पीएफसी का एवीएम 9 लाख करोड़, आरईसी का एवीएम 5 लाख करोड़। तो ये दोनों कंपनी बहुत पुरानी है और इन दोनों कंपनियों ने ऑलरेडी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरियाली को, जब जय किसान का नारा लगा था और खेत खेत पे दोस्तों पानी पहुंचाना था, इन दोनों कंपनियों का उसमें बड़ा योगदान था, राइट। सो यस दोस्तों, दोनों पुरानी कंपनी परसों से ग्रो कर रही है और ये आने वाले समय में यहाँ पे आप 8% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ये हर जगह फाइनेंस करती है। इरेडा में ग्रोथ ज्यादा क्यों उम्मीद करेंगे? क्योंकि इनका निश मार्केट ग्रीन एनर्जी है और अब ग्रो क्या करेगा? अब थर्मल एनर्जी थोड़ी थोड़ी ग्रो करेगी, क्योंकि उसकी भी कुछ जरूरत है। खाली रिन्यूएबल पे हम पूरा नहीं कर सकते, उसकी कुछ ड्रॉबैक भी है, स्टोरेज भी चाहिए, राइट। तो थर्मल पे डिपेंडेंसी रहेगी पर ग्रोथ उतना नहीं आएगा। जो कंपनी प्रॉपर ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेगी उधर ग्रोथ ज्यादा आएगा, राइट। तो इंटरेस्ट इनकम अभी हम लोगों ने देखी, सीधी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जिसका एवीएम बड़ा होगा उसको इंटरेस्ट इनकम ज्यादा मिलेगी। तो सबसे बड़ी इंटरेस्ट इनकम आती है पीएफसी के पास। मैं आपको जस्ट बता दूं दोस्तों, पीएफसी आरईसी दोनों का वैसे एक जितना ही धंधा था, पर आरईसी को सब्सिडरी बनाया गया पीएफसी के अंदर, आरईसी को पीएफसी में ज्वाइन कर दिया गया, जिससे पीएफसी का ओवरऑल एवीएम आपको ज्यादा दिखता है, क्योंकि जितना स्टेक पीएफसी का आरईसी में होगा उतना धंधा गिना जाएगा पीएफसी में, राइट। तो अभी पीएफसी का टर्नओवर ऑब्वियस से ज्यादा है। क्रॉस एनपीए दोस्तों, यहाँ पे एनपीए कैसे होती है? आपकी ये जो कंपनीज है ये प्राइवेट को भी फाइनेंस करती है, पब्लिक फाइनेंस करती है। जो भी ग्रीन एनर्जी में दोस्तों काम करेगा उन लोगों की फाइनेंस करेंगे। इस केस में दोस्तों इरेडा का, आरईसी का, पीएफसी का सबका एनपीए करीबन एक जितना है, 3% का इन लोगों का एनपीए रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी पुरानी दोनों कंपनियों का ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पुरानी कंपनी है। इरेडा का जन्म 3.5 दशक पहले हुआ, पर पीएफसी आरईसी तो बहुत पुरानी कंपनियां हुई। नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों ऑलमोस्ट तीनों का एक जितना, 3% का, 3.5% का इन लोगों का इंटरेस्ट मार्जिन रहता है। स्प्रेड 2-2.5% का दोस्तों इन लोगों का रहता है। बोरोइंग कॉस्ट दोस्तों इरेडा को ज्यादा सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि इनके रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, राइट। दूसरा, ये प्रिफर्ड जगह पे काम कर रही है। आज प्रिफर्ड क्या है? ग्रीन एनर्जी। तो बोरोइंग कॉस्ट अच्छी, नेट प्रॉफिट मार्जिन तीनों के आप देख सकते हो 26-27% के आसपास के हैं। तो तीनों कंपनी हो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीनों में पैसा बनेगा। हमने आरईसी को भी वर्षों पहले जब आईपीओ आया हमने रिकमेंड किया था, पर देखो अगेन मैं कह रहा हूं आरईसी में ग्रोथ कितना मिलेगा? 8-10%, राइट, क्योंकि ये 100% पावर फाइनेंस को फाइनेंस करेंगे। इरेडा 100% पावर फाइनेंस नहीं, रिन्यूएबल पावर फाइनेंस। तो ग्रोथ किधर ज्यादा मिलेगा? इरेडा में मिलेगा, राइट। दिस इज द रीजन वी आर सजेस्टिंग इरेडा, राइट फ्रेंड्स। तो ये तो था पीयर ग्रुप के बारे में। अब हम जरा इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते हैं, राइट। मैं तो कह रहा हूं कि भाई धंधा बढ़ेगा, पर क्यों बढ़ेगा? खाली मैं कह रहा हूं इसलिए तो बढ़ेगा नहीं। तो हम जानेंगे कि क्यों यहां पे ग्रोथ उम्मीद करें। तो जीडीपी जिसका ज्यादा बढ़ेगा वहां पे पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये डेटा हमने वर्ल्ड के साथ इंडिया को कंपेयर नहीं किया। देखो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया से इंडिया डबल स्पीड से बढ़ेगा, डेवलप्ड इकोनॉमी से इंडिया 3 गुना स्पीड से बढ़ेगा। पर जब हम इंडिया को इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमी से कंपेयर करें तो भी आप देख सकते हो कि इंडिया सारी की सारी अदर इमर्जिंग और डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी को मात देके सबसे बड़ा ग्रोथ करेगी। ये दोस्तों एस्टिमेट से आईएमएफ की ओर से। यू कैन सी इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी अदर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। ये जीडीपी एट करंट प्राइस नहीं है, ये जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है, मतलब प्रॉपर वॉल्यूम। तो दोस्तों इंडिया में बिजनेस के वॉल्यूम को तो 6% से बढ़ना है। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन डायरेक्ट लिंक करता है जीडीपी ग्रोथ के साथ। अब देख सकते हो जब जब जीडीपी डाउन होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी घटता है, और जब जीडीपी बढ़ता है इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बढ़ता है। तो आने वाले समय में सीधी बात है, जो देश की जीडीपी बढ़ेगी दोस्तों इलेक्ट्रिक मांग वहां पे बढ़ेगी। दोस्तों यहां पे मैंने ट्रेंड बताया आपको एससीबी और एनबीएफसी के क्रेडिट का, एससीबी यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। अब देख सकते हो दोस्तों मार्च 2023 136 लाख करोड़ की शेड्यूल्ड बैंक की क्रेडिट थी। यानी अभी हम कितनी क्रेडिट कहेंगे? भारत में बैंक क्रेडिट 136 लाख करोड़ की है, 33-34 हजार करोड़ की क्रेडिट एनबीएफसी की ओर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की ओर से, राइट। यहां पे ग्रोथ दोनों में बढ़िया है, पर एनबीएफसी में ग्रोथ ज्यादा रहेगा, इवन मोर देन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स।
तो एनबीएफसी कंपनी कुछ पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अब एक हम लोग बरसों से रिकमेंड करते हैं जैसे बजाज फिनांस, क्योंकि वो रिटेल फिनांस में है, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों 33 लाख करोड़, इसमें से 2 लाख करोड़ तो आपका बजाज फिनांस का एवीएम है। दोस्तों हमने आप लोगों को रेल इंफ्रा की भी कंपनी रिकमेंड की थी, आईआरएफसी, क्योंकि ह्यूज फोकस रेल इंफ्रा पे है, तो आईआरएफसी का भी एवीएम बढ़ना चाहिए, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से ये कंपनी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ग्रो करेगी तो इसको भी तो ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो अभी अगर हम देखें तो शेयर बैंक का बहुत ज्यादा है दोस्तों, 80% शेयर क्रेडिट में शेड्यूल्ड बैंक्स का रहता है, 20% शेयर एनबीएफसी कंपनीज का रहता है। ये दोस्तों ओवरऑल फाइनेंस है। अब यहाँ पे जो प्रायोरिटी फाइनेंसिंग होगा वहां पे भी कॉमर्शियल बैंक फाइनेंस करेगी, पर एनबीएफसी जहां पे प्रायोरिटी काम है रिन्यूएबल का, वो ज्यादा फाइनेंस करेगी। जैसे पावर जनरेशन अगर आप इतने सालों का देखो तो भारत का जो पावर जनरेशन सेक्टर है ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड इन द वर्ल्ड है। पावर जनरेशन इन इंडिया अलग अलग सोर्सेज से होता है, कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, ऑयल, न्यूक्लियर जैसे जैसे सोर्सेज। तो रिन्यूएबल से भी होता है, जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो, एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड वेस्ट। अब देख सकते हो 2019 में 1372 बीयू का हम पावर जनरेट करते थे, जिसमें 78% दोस्तों आपका थर्मल था। रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेक 19% था। लास्ट 4 ईयर आप देखो दोस्तों तो टोटल पावर जनरेशन बड़ा होगा 1372 से 1600, पर रिन्यूएबल सोर्सेज का शेयर 19 से 23% पहुंचा है। तो ये हमें बताता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है और ज्यादा दोस्तों होगा, राइट फ्रेंड्स। ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आप इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देख सकते हो, रिन्यूएबल प्लस हाइड्रो 80 गीगावाट की थी 2015 में। अभी दोस्तों 80 से 172 यानी डबल से ज्यादा हो गई दोस्तों रिन्यूएबल प्लस हाइड्रो। जबकि थर्मल 189 गीगावाट था, वो 237 गीगावाट पहुंचा है, यहाँ पे ग्रोथ कम है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर दोस्तों कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, राइट। थर्मल का ग्रोथ 2.9% से हुआ, जबकि रिन्यूएबल का ग्रोथ दोस्तों 10% से हुआ। ये एक शिफ्ट बताता है थर्मल से रिन्यूएबल की ओर। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई रिन्यूएबल इतना बढ़ रहा है तो किस में बढ़ रहा है ज्यादा। ये दोस्तों मोड वाइज टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो 418 गीगावाट की है। टोटल 418 में दोस्तों 56% थर्मल, 2% न्यूक्लियर और बाकी का जो हिस्सा है दैट इज रिन्यूएबल। दोस्तों रिन्यूएबल को भी विभाजित करें तो 100 में से अगर रिन्यूएबल के हिस्से में कुछ जाता है तो उसमें सोलर सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज देश में 17% इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर की हो चुकी है दोस्तों, 10% विंड फॉलो कर रहा है। तो सबसे बड़े दो रिन्यूएबल अगर हमारे सामने है तो वो सोलर और विंड है। कंबाइंड कैपेसिटी दोस्तों 27% पहुंच गई। यहीं पे अगर हम दोस्तों कन्वेंशनल पावर देखें तो इंडिया इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर पावर जनरेशन, इवन एज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल इज इंक्रीजिंग। जी हाँ दोस्तों, रिन्यूएबल बढ़ रहा है पर अभी भी मेजरली डिपेंडेंट तो किस पे है दोस्तों, फॉसिल फ्यूल पे। फॉसिल फ्यूल में कोल दोस्तों भारत का बैकबोन है, क्योंकि कोल आधारित पावर 69% प्रोड्यूस होता है, जो अगर हम G20 कंट्रीज का देखें तो तीसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हुआ। हालांकि दोस्तों भारत में एबंडेंट लोकल कोल रिजर्व है। इंडिया हैज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रूवन कोल रिजर्व, राइट। एक समय था जब हमेशा कोल की डिमांड तो रहती थी पर प्रोड्यूस कर नहीं पाते थे दोस्तों। अब पिछले कुछ साल से देख रहे होंगे कि कोल प्रॉपर वे में दोस्तों उपलब्ध किया जा रहा है दोस्तों एनर्जी सेक्टर को। जस्ट दोस्तों कोल भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जैसा हमने बात किया दोस्तों, इंडिया हैज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व ऑफ 3.6 लाख मिलियन टन, और इसी के तहत आप देख रहे हो कि कोल प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। पिछले साल दोस्तों 893 मिलियन टन दोस्तों कोल प्रोड्यूस किया, जो दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ है। आप देख रहे होंगे इसी की इफेक्ट कोल इंडिया को भी मिल रही है। एक समय पे दोस्तों कोल प्रोडक्शन कम हो रहा था, कोल इंडिया का बिजनेस टर्नओवर नीचे आ रहा था। पिछले कुछ समय में दोस्तों हमने देखा कोल इंडिया का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, राइट। तो वो स्टॉक मार्केट में इफेक्ट किधर से आ रही है, ये डेटा से दोस्तों, राइट। और इसमें ज्यादातर कोल दोस्तों किसे डिस्पैच किया जाता है दोस्तों, डिस्पैच किया जाता है पावर सेक्टर को। करीबन 80% इस साल भी कोल पावर सेक्टर को ही दोस्तों डिस्पैच किया है, राइट। तो एक तरफ कोल से उत्पादन, साथ में दोस्तों रिन्यूएबल पावर क्या कर रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल पावर की दोस्तों 2019 में 123 गीगावाट की थी, वो अभी 172 गीगावाट हो चुकी है। हालांकि पोटेंशियल इतना नहीं है दोस्तों। पोटेंशियल कितना है भारत में रिन्यूएबल पावर का दोस्तों, पोटेंशियल है 1639। हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं 172। तो इतना कम क्यों, क्योंकि पूरे पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए उतना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, राइट। पर यस दोस्तों, भारत कमिटेड है एमिशन इंटेंसिटी को 45% से डिक्रीज करने के। इसीलिए जो रिन्यूएबल अभी 30% है दोस्तों, ये 2030 आते आते 55% हम रिन्यूएबल देखें।
और हालांकि रिन्यूएबल के फायदे भी है दोस्तों. सो व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल ओवर कन्वेंशनल सोर्सेज? दोस्तों अबाउट हाफ ऑफ, दोस्तों आधे से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होता है वो दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनियों द्वारा होता है पावर जनरेशन करने के लिए. उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन कौन करती है दोस्तों? यस, आपकी पावर की ही कंपनी करती है. पर क्या करे, पावर की जरूरत भी है. तो दोस्तों एमिशंस भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है क्योंकि थर्मल का भी तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है. पर अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा देखें तो पर कैपिटा पॉल्यूशन में दोस्तों यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना ये सब इंडिया से बहुत आगे है. सो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी में आपको पता होगा भारत सोलर में बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि इंडिया हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी पोटेंशियल विथ इंसिडेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5000 ट्रिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी ओवर इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया ईच ईयर. दोस्तों अगर हम जर्मनी, चाइना, यूएस सबको कंसिडर करें तो भारत को सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है. ये चार्ट देख के दोस्तों सीधा पता चलता है. द अबंडेंस ऑफ सोलर इरेडिएशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू आउट द ईयर के कारण दोस्तों कई राज्यों ने इसका बहुत फायदा उठाया है, जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश. अब क्यों ना उठाए दोस्तों, ओवरऑल टैरिफ भी दोस्तों थर्मल प्लांट से कम होते हैं अब क्लीन जनरेशन से. अब देख सकते हो क्लीन जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे सोलर और विंड इंक्रीजिंगली कॉस्ट कंपिटिटिव हो रहे हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा. दोस्तों विंड और सोलर प्रोजेक्ट के टैरिफ कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहे हैं जो ओवरऑल दोस्तों हमें फायदा कराते हैं. तो पॉल्यूशन के लिए भी रिन्यूएबल अच्छा, टैरिफ के लिए भी रिन्यूएबल अच्छा, तो फिर रिन्यूएबल तो होना ही है. बराबर है दोस्तों. पर जैसे अगर हम हमारा कंजप्शन देखें कि हम कितना पावर कंज्यूम करते हैं तो ये दोस्तों डेटा है ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इन इंडिया पूरी हिस्ट्री. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को पर कैपिटा कंजप्शन से कंपेयर किया गया है कि हम लोग दोस्तों इंडियंस अभी अगर हम दूसरी कंट्रीज देखें जापान, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोस्तों बहुत ही कम पर हेड पावर कंज्यूम करते हैं. डेवलप कंट्री छोड़ो, अगर हम दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज देखें ब्राजील, मेक्सिको जैसी, उनके सामने भी हमारा पावर कंजप्शन बड़ा कम है. पर फिर भी ये कम होने के बावजूद भी आप हिस्ट्री देखो दोस्तों हम सफिशिएंट पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे. दोस्तों टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में और पावर कंजप्शन में एक गैप रही है, इसीलिए पावर में हमेशा डेफिशिएंट दिखी जाती थी. जैसे जैसे पर कैपिटा कंजप्शन बढ़ रहा है हम इंस्टॉलेशन कैपेसिटी भी दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होती देख रहे हैं, जिससे जो स्प्रेड है वो धीमे धीमे दोस्तों यहाँ पे कम होता जाए और हम एफिशिएंट हो गए दोस्तों पावर प्रोड्यूसिंग में. जितनी बिजली चाहिए उतनी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. लेकिन इसके साथ हमें ध्यान रखना होगा कि पर कैपिटा कंजप्शन अभी भी हमारा कम है. तो ये तो बढ़ना है, जैसे हर एक घर में अलग अलग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बढ़ेंगे तो पावर की डिमांड तो रहेगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो दोस्तों बड़ी मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी. अब ग्लोबल पर कैपिटा कंजप्शन देखो, डेवलप कंट्रीज अलग अलग कितना यूज करती है. जैसे वर्ल्ड के मुकाबले 1990 में भी वर्ल्ड अगर 2.06 MWH पर कैपिटा यूज करता था दोस्तों इंडिया अंडर परफॉर्मर था. दोस्तों भारत बड़ी कम बिजली यूज करती थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे दोस्तों, लोग कहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करेंगे, राइट. और सेम हाल दोस्तों इवन चाइना का भी था. चाइना ऐसा नहीं था कि वो एफिशिएंट था. एफिशिएंट कौन था दोस्तों? यहाँ पे जापान और यूएस जैसी डेवलप्ड इकोनॉमीज जिनके पास पैसे थे. अगर हम इतने वर्षों बाद आज देखें तो आज वर्ल्ड 3.30 एवरेज पर कैपिटा कंज्यूम करती है, अभी भी हम दुनिया से आधा यूज करते हैं. पर अब चाइना देखो दोस्तों वो हमसे 5 गुना और दुनिया से डबल कंज्यूम करने लगी है क्योंकि पिछले 20-25 सालों में चाइनीज के पास बहुत पैसे आए, उनकी इलेक्ट्रिक गैजेट परचेसिंग पावर बढ़ा ग्रोइंग जीडीपी पर कैपिटा के कारण. जापान, यूएसए तो अभी भी लीड कर रहे, तो अभी भी हम अंडर परफॉर्मर है दोस्तों, है ना. अब जब इंडिया में पैसे आ रहे, लोग कमा रहे, तो दोस्तों ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा. भारत को प्रिपेयर रहना पड़ेगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए भी, राइट. यहाँ पे आपके सामने है लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज. दोस्तों अलग अलग रास्ते हैं, हम थर्मल से ही बनाते जाएंगे तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बढ़ेगी पर पॉल्यूशन भी दोस्तों आर पार हो जाएगा. यू कैन सी रिन्यूएबल रैंकिंग में चाइना नंबर 1 है और भारत का नंबर रिन्यूएबल में किधर आता है? 4th नंबर पे आता है. रिन्यूएबल में आप विंड देखो दोस्तों तो हम कहीं भी नहीं है, चाइना नंबर 1. सोलर में देखो अगेन चाइना नंबर 1, इंडिया 5th. बायो एनर्जी में देखो चाइना नंबर 1, इंडिया 4th. हाइड्रो में देखो दोस्तों चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 6, राइट. तो इन सब में हमें हमारा शेयर बढ़ाना होगा. तो ये चार्ट आपके सामने है जो मैंने अभी आपको बताया कि हम हमेशा डेफिशिएट में रहे, हम अभी ये गैप को खत्म कर रहे हैं दोस्तों. 2017 0.70% की डेफिशिएट रहती थी, जिससे दोस्तों 365 दिन 2400 घंटे हर एक गांव में हर एक जगह पे हम बिजली प्रोवाइड नहीं कर पाते.
कि कुछ डेफिशिएट है दोस्तों, ये भी आने वाले समय में हम पार कर देंगे, क्योंकि डेफिशिएट की रेंज डिक्रीज होती जा रही है। ये दोस्तों हमारे लिए गुड न्यूज है। आने वाले सालों में दोस्तों करीबन 5% कगार से दोस्तों एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूर पड़ेगी, तो इससे ज्यादा तेजी से दोस्तों हमें इंस्टॉल करना होगा। जहां पे अगर 5% से दोस्तों ग्रोथ होगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ दोस्तों 10% से ज्यादा होगा। यस फ्रेंड, भारत का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीनर एनवायरमेंट की ओर, राइट। आप देख सकते हो 2015 में रिन्यूएबल में 68% हाइड्रो से आता था। हाइड्रो में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए दोस्तों, राइट। अब 2023 देखो सोलर पे कितना बढ़िया काम हुआ। जो सोलर खाली 3% था, वो दोस्तों 28% आज मार्केट शेयर रखता है। तो सोलर और विंड दोनों में बढ़िया ग्रोथ हुआ है, जिसने हमको रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ने में दोस्तों मदद की है। यस दोस्तों, इसी ट्रेंड को आगे भी बरकरार रखना पड़ेगा दोस्तों। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट क्या है दोस्तों? भारत कमिटेड है 50% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से लाएगा। हम 2030 तक दोस्तों नॉन फॉसिल फ्यूल बेस यानी रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करेंगे। सोलर जो 72 गीगावाट की हाल कैपेसिटी है, ये बढ़ के 270 पहुंचाना है। विंड 44 से 117 हो जाएगा। और जो यहाँ पे दो बड़े कंट्रीब्यूटर है, इसी के तहत दोस्तों हम आज 179 से 500 गीगावाट का अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। और इसमें हमें मदद क्या कर रहा है दोस्तों? डिक्रीजिंग सोलर टैरिफ्स। 2015 में जहां पे 6.2 किलोवाट पर आवर का दोस्तों टैरिफ रहता था सोलर में, दोस्तों आज 2.9 आ चुका है। तो ये डिक्रीजिंग टैरिफ दोस्तों और हमें मदद करता है, जिसके कारण दोस्तों सोलार में आने वाले कुछ 5-1 सालों में हम 29% कगार से ग्रो करेंगे। और उसके बाद के 5 ईयर का प्लान 14-15% का है। तो अगर आपकी कंपनी सोलर में फाइनेंसिंग करती है, तो यस 15-20% का ग्रोथ तो दोस्तों सोलर ही देना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो इसके लिए पैसा भी तो चाहिए दोस्तों। आज जहां पे सोलार में करीबन 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की जरूरत है, ये ग्रोथ पाने के लिए दोस्तों आने वाले दशक में सोलार में ही दोस्तों आप देख सकते हो 2 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये फाइनेंसिंग देगा कौन? आपकी ऐसी ही फाइनेंस की कंपनियां देगी ना, राइट। सिमिलर ट्रेंड दोस्तों विंड पावर का भी है। आपने देखा सोलर विंड दोनों में ग्रो करना। विंड भी दोस्तों इस दशक में 14% कगार से दोस्तों बढ़ना चाहिए। सिमिलर वे में यहाँ पे भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इसके साथ दोस्तों जो अभी का प्रॉब्लम है एनर्जी कंजर्वेशन का, तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा दोस्तों ईवी बैटरी के डिमांड के लिए भी, राइट। तभी दोस्तों गाड़ियां भी ईवी की बहुत ज्यादा बिकेगी। दोस्तों नीति आयोग ने यह अनुमान दिया है कि लिथियम सेल्स भारत में 2030 तक 100 to 260 GWH की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी दोस्तों करीबन 40-45 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पूरे दोस्तों ग्रीन वैल्यू की एक चेन है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी, ये सब इंटरकनेक्टेड है दोस्तों ग्रीन एनर्जी वैल्यू चेन के। जहां पे हर एक में दोस्तों वेरियस स्टेक होल्डर है और हर एक जगह पे दोस्तों फंडिंग का जरूर पड़ेगा, जो प्रोवाइड कर सकती है आपकी फाइनेंस की कंपनियां। तो ट्रिगर हो जाना चाहिए सीधा माइंड में कि ग्रीन फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ 15% से तो होना है, राइट। तो हम फाइनेंस कंपनीज भी समझ लेते हैं दोस्तों कैसे फाइनेंस कंपनी स्ट्रक्चर की जाती है, राइट। एनबीएफसी में कौन आता है? एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है, जिसमें नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम, एनएचबी जैसी कंपनियां आती है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है, जिसमें बहुत सारी 9,500 जितनी कंपनीज है। एनबीएफसी होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है, और हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी यहाँ पे होती है। प्राइमरी डीलर होते हैं, जिसमें बैंक पीडीज और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर होते हैं। तो इन सबके हिस्से धंधे आएंगे। ये हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने अपने टारगेट मार्केट में दोस्तों काम करती है। इन सब का मिलके अभी अगर हम देखें दोस्तों, तो 2023 में 33 लाख करोड़ का दोस्तों फाइनेंसिंग ऑलरेडी एनबीएफसी कर चुकी है, और इनका ग्रोथ तो होना ही है। डिपेंड करेगा कितना ग्रोथ, वो डिपेंड करेगा उनके निश मार्केट के ऊपर, राइट। इनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी अगर हम देखें तो जीएनपीए करीबन 5% जैसी रहती है, राइट। अब ये लोग पैसा लाते किधर से है दोस्तों? तो एनबीएफसी कंपनीज बोरो करती है। सबसे बड़ा दोस्तों 40% फंडिंग इनको मिल जाता है बैंक बोरोइंग से, और 36% एनसीडीज से। तो ये दोनों इनकी अहम जगह हुई जहां से ये लोग बोरो करते हैं, राइट। सीधी बात हो, बोरोइंग लो तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे। बोरोइंग हाई, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरा ये कस्टमर पे डाल सके, तो इनके मार्जिन कम हो जाते हैं, राइट। ग्रोथ आउटलुक क्या रखेंगे दोस्तों हम लोग? दोस्तों ओवरऑल एनबीएफसी में 9 से 13% का ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, गोल्ड फाइनेंस को अलग ग्रोथ मिलेगा, रिटेल फाइनेंस को अलग मिलेगा, पावर को अलग मिलेगा ना, ग्रीन एनर्जी को अलग मिलेगा, राइट। तो हम पावर फाइनेंसिंग का ट्रेंड देख लेते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड इन क्रेडिट डिप्लॉयड बाय योर पावर फाइनेंसिंग कंपनीज? दोस्तों अभी फिलहाल 2023 में करीबन 9 लाख करोड़ का पावर फाइनेंस कंपनी उन्हें फाइनेंस दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं 90,000 करोड़ रुपया करीबन
पावर फाइनेंस कंपनियों को इंटरेस्ट इनकम आता होगा जो 2019 में खाली 64,000 करोड़ का आता था, राइट? यहाँ पे कई कंपनीज है, यहाँ पे कई कंपनीज है। इनमें अगर हम रिन्यूएबल पावर फाइनेंस की ओर की क्रेडिट देखें तो वो दोस्तों करीबन 1.5 लाख करोड़ की है। यहाँ पे दोस्तों कम कंपनीज थी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे दोस्तों पूरा फोकस करती है, राइट? तो कौन फोकस करता है यहाँ पे? चलो अलग अलग कंपनी देखे और उनका शेयर देखे। जैसे इन सारी कंपनी में दोस्तों इरडा एक ऐसी कंपनी है जिनका बरसों से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर की ओर दोस्तों इनका ध्यान है। पीएफसी आरईसी मल्टीपल लैंडिंग करते थे, पर पिछले साल से दोस्तों इन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी गई और आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो, कि जैसे इनको रिन्यूएबल फाइनेंसिंग की भी अपॉर्चुनिटी दी, एक अपटिक आया। क्योंकि इन्वेस्टर जानता है कि ये जहां पे फाइनेंस करते थे वहां पे लो ग्रोथ होना है, ये लोग रिन्यूएबल में फाइनेंस करेंगे, इनको भी ग्रोथ बढ़िया मिलेगा। और उसके बाद पीएफसीओ आरईसीओ दोनों में बढ़िया तेजी दिखाई दी। तो अगर कुछ हिस्सा फाइनेंस करने पे अगर तेजी आती है दोस्तों, तो इरडा तो मेजर प्लेयर है यहाँ पे, राइट? साथ में पीएफएस जैसी छोटी कंपनी भी है जिनका खाली 1% रिन्यूएबल एनर्जी की ओर है। टीसीसीएल टाटा की कंपनी, इंडिया इंफ्राडेप्ट जैसी अलग अलग कंपनीज है दोस्तों। हम यहाँ पे अगर इन सब कंपनी का एनपीए देखें तो भी दोस्तों 3-5% के अंदर इनका एनपीए रहता है। दोस्तों एक एक करके सारी कंपनी देखेंगे। सबसे पहले हम इरडा देखते हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। तो हमारी बात होगी 3.5 दशक से दोस्तों ये लोग ग्रीन एनर्जी पे दोस्तों फोकस कर रहे हैं। दोस्तों इनकी लोन बुक साइज भी हमने बात कर दी 47,000 करोड़ की, और इस साल 50,000 करोड़ पार हो जाएगी। बढ़िया धंधा, बढ़िया प्रॉफिट, राइट? और अभी के एनपीए 3% जितने। सो ग्रेट, सो ग्रेट। ये लोग फंडिंग किधर से लाते हैं दोस्तों? 46% इनको फंडिंग मिलता है बैंक से, 25% फॉरेन करेंसी बोरोइंग रहता है। दोस्तों ये वो जगह है जहां पे अगर डॉलर ज्यादा बढ़ता है, रुपया डेप्रिशिएट होता है, तो इनको तकलीफ पड़ती है। हमने एक बार देखा था आरईसी पीएफसी में भी यही दुविधा हमारे सामने आई थी, क्योंकि वो भी बड़ा फंडिंग एफसीसीबी का लेते हैं। तो इस केस में उनके प्रॉफिट टूटते हैं, राइट? अब आप कहते हो हेजिंग करते हैं, फिर भी दोस्तों 100% हेजिंग नहीं होता है दोस्तों, राइट? तो ये एक रिस्क रहता है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। मैं उम्मीद क्या करूंगा दोस्तों, देखिए अभी जैसे हमने 21 में देखा 27,000 करोड़ का एवीएम 47,000 करोड़ हो गया है, करीबन डबल। दोस्तों कंपनी का टारगेट है हर 3 साल में अपने एवीएम को ये लोग डबल करना चाहते हैं। 3 साल छोड़ दो, अगर 4 साल में भी डबल होता है तो 15% ग्रोथ तो मिलना ही है ना। तो हम 15% ग्रोथ की उम्मीद करते हैं। हम ये सोचेंगे कि अभी जो 50,000 करोड़ का एवीएम है, ये 2030 तक 1 लाख करोड़ के एयूएम को भी पार कर देगा। ये कंजर्वेटिव है, 1.2 लाख करोड़, राइट? तो एयूएम ग्रोथ दोस्तों होना ही है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फोकस है। धंधा जो ये लोग 2700 करोड़ का करते थे, या 3500 करोड़ का कर रहे हैं, और दोस्तों 2030 तक ये 9,000 करोड़ तक सेल्स को पहुंचाएंगे। जो प्रॉफिट इनका 350 करोड़ का था, आज 865 करोड़ का है। ये 2030 तक दोस्तों 2255 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? इसी बेस पे दोस्तों अर्निंग बढ़ेगी। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि हमारा शेयर का भाव भी दोस्तों 100 रुपया का फेयर वैल्यू वो समय पे आ जाना चाहिए, राइट? तो 100% हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो उम्मीद हमने आईआरएफसी में की थी दोस्तों, रेल पे फाइनेंस, रेल पे रेल आती जा रही है, सरकार का फोकस है रेलवे पे। और देखो लोग नेगेटिव थे आईआरएफसी के आईपीओ के समय पर, पैसा मिला कि नहीं, क्यों? क्योंकि फाइनेंसिंग हुआ तो इनको फायदा हुआ। सिमिलर वे हम यहाँ पे भी उम्मीद करेंगे ग्रोथ मिलना है, प्रॉफिट कंसिस्टेंट मिलेंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी निवेश कर सकते हैं, उनको डिविडेंड यील्ड बढ़िया रहे। कितना डिविडेंड दोस्तों? कंपनी 30% प्रॉफिट बांटेगी ये समय पे भी। जैसे आने वाले समय में मैच्योरिटी लेवल आएगा दोस्तों, ये लोग भी आरईसी पीएफसी की तरफ 50-50% प्रॉफिट भी बांटेंगे, राइट? तो कंजर्वेटिव रहते हुए मैं ये तो उम्मीद करूं दोस्तों कि 35 रुपए का मैं निवेश कर रहा हूं, इस 32 रुपए में मुझे 4 रुपए की तो अर्निंग मिल रही है। ये 4 में से 1.5 रुपया तो डिविडेंड का आने वाला है, तो पैसा भी बढ़ेगा, मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलेगी। 2035, राइट फ्रेंड्स? सो दिस इज माय एस्टिमेट फ्रॉम आईआरईडीए। डेफिनेटली दोस्तों आईपीओ भर सकते हैं। दोस्तों ये है पीएफसी। दोस्तों पीएफसी की हमने बात की, करीबन लाख करोड़ का दोस्तों इनका ईवीएम, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, धंधा करते हैं, एनपी इनके 3.5% जितने, नो नीड टू वरी। अगर आपके पास है आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ था, देख रहे हो, क्योंकि ये टोटल फाइनेंसिंग करते थे। इनको भी मौका दिया गया दोस्तों रिन्यूएबल फाइनेंसिंग का, और इससे इनकी बुक लोन की अब बढ़िया बढ़ेगी। इसी ने दोस्तों इनको देखो ग्रोथ दिया है। तो आपके पास हो पीएफसी या आरईसी, दोस्तों होल्ड कर सकते हो। हम लोग बरसों से आरईसी रिकमेंड करते थे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पे भी तो मिले हैं, राइट? तो आरईसी में भी सेम चीज जो पीएफसी में देखी, क्यों ग्रोथ मिला पता चला ना। होल्ड करो दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपने बरसों से अगर ये लेके रखे, राइट, 50-60 रुपए के दाम के, तो क्यों बेचने की? फिर यही कंपनी रखो, राइट? इंडिया इंफ्रा डेप्ट। सो व्हाट इज इंडिया इंफ्रा डेप्ट? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंडिया इंफ्रा डेप्ट सेटअप की गई थी 2012 में। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी कॉर्प, एलआईसी सबने मिल करीबन 20,000 करोड़ का इनका एयूएम है। प्रॉफिट 350 करोड़ जितना करते हैं और एनपीए इनकी बढ़िया है, राइट। रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। दूसरी कंपनी हुई टीसीसीएल, जो एक ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों टाटा कैपिटल का और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, दोनों के बीच में। दोस्तों 10,000 करोड़ का इनका एयूएम है। ये भी 250-300 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं दोस्तों। इनका एनपीए भी बढ़िया है, एकदम कम है। अगेन दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। उसी प्रकार से एक छोटी सी कंपनी है पीएफएस, जिनका एयूएम 7,500 करोड़ का है दोस्तों। प्रॉफिट इनका 176 करोड़ का है। पर अब ग्रॉस एनपीए देखो तो दोस्तों इन सबसे ज्यादा है पीएफएस। दोस्तों मैं आपको मेरी भी गलती बता दूं दोस्तों, बरसों पहले हमारा भी ध्यान रहता था छोटी छोटी कंपनियों में कि भाई एचडीएफसी बैंक नहीं चलेगा, आईडीएफसी बैंक ले लो। आपको रिटर्न पता ही होगा पिछले। आईडीएफसी बैंक जब से आया तब से लेके अगर आप गिनोगे तो आईडीएफसी बैंक से ज्यादा एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न दिया है। सिमिलर वे में दोस्तों आरईसी वाज वंडरफुल कंपनी, पर हमको भी क्या छोटी छोटी कंपनियों में इंटरेस्ट होता था कि ये कल बड़ी बनेगी, जो एक बड़ी गलती थी दोस्तों। अब लाइव एग्जांपल ऐसे कई कंपनियों में देख सकते हो। ये लोग रैली बहुत करते हैं पर टूटते भी ऐसे, तो आपके तो रिटर्न वहीं आके ठहर जाते हैं। दिस इज पीएफएस। हम सोचे आरईसी बनेगी कल, ये भी बड़ी बनेगी, देखो कितनी विकट परिस्थिति, कितने बड़े एनपीए। नहीं रहने का दोस्तों, ये बात दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होती है। बिजनेस इंडस्ट्री का फायदा कंपनी को मिलता है तो सबको मिलता है। छोटी कंपनियां बड़ी बनती है, बड़ी कंपनियां लार्ज बनती है, बड़ी कंपनियां जायंट बनती, राइट। तो हमने तो बहुत ऐसी गलती की है दोस्तों, हमारी गलती आप रिपीट नहीं कीजिएगा, राइट। ये पीएफएस का चार्ट देखो, बढ़िया रैली, वैसे ही चला, अभी रिकवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सारी कंपनियां रिकवर हो रही है, पर इसको हम रिटर्न थोड़ी ना कहेंगे, राइट। सो स्टे विद बेस्ट। मैंने आपको फाइनेंस सेगमेंट की एक कंपनी के बारे में नहीं, एक सेक्टर के बारे में आज बताया। फाइनेंस सेगमेंट बटा हुआ है दोस्तों। अगर आपके पास रिटेल फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी रिटेल फाइनेंस की लीडर है, 18-20% की ग्रोथ की उम्मीद करो। हाउसिंग फाइनेंस जिसमें एचडीएफसी थी, राइट, अभी तो चलो मर्ज हो गई एचडीएफसी बैंक, 12% ग्रोथ की उम्मीद करो। इंफ्रा फाइनेंस 12%, ऑटो फाइनेंस 12%, गोल्ड फाइनेंस लो ग्रोथ 8-10%। पावर फाइनेंस हमारी बात हुई आरईसी पीएफसी जैसी 8%, पर रिन्यूएबल पावर फाइनेंस 15-18% का ग्रोथ की उम्मीद करो, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। मुझे उम्मीद है मैं कुछ वैल्यू एडिशन आज आपको पावर सेक्टर में करने में कामयाब रहा होगा, राइट। सो इट वाज वंडरफुल डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.